हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आज का टॉपिक है, और आज का जो सब टॉपिक है, सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, और सब हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। हमारी विधायिका, हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट है वो किस प्रकार से, हालांकि सेम आंसर किसमें अप्लाई हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में भी, यानी विधायिका यानी लेजिस्लेचर किस किस तरह से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रही है पार्लियामेंट, किस किस तरह से। आज मैं आपको ये बताने, ये समझाने जा रहा हूं। शैल वी स्टार्ट? ये समझिए, मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था कि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, लेकिन इसके साथ साथ उससे कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल है, जुडिशियल फंक्शंस है। देयर आर मेनी सच फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी मिनिस्टर्स पे कंट्रोल। अब पहले एग्जीक्यूटिव समझिए क्या है, जो कानून को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्री हैं वो किस में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। ठीक है, फिर जितने सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी किस में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में, हु हैव टू वर्क अंडर द डिपार्टमेंटल हेड्स, दैट इज मिनिस्टर्स। ओके, तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके नीचे पीएम, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके नीचे सिविल सर्वेंट्स। ये सब है एग्जीक्यूटिव। और ये एग्जीक्यूटिव जो है, ये इसके ऊपर कंट्रोल कौन एक्सरसाइज कर रहा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव इन द वेज दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है जी, अब आपके सामने आ रही है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे। ये समझिए, ठीक है। हियर कम्स द वेज in which executive functions are performed by the legislature, that is parliament। ठीक है जी, ये आपके सामने है, इसे देखिए आप, ये लीजिए, इसको हम यहां रख लेते हैं। ये देखिए, नाउ यू कैन इजीली रीड। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया established a parliamentary form of government। ठीक है, मैंने बताया था यूके में, इंडिया में, यूके में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, हर जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अनलाइक दैट ऑफ यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये दो मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो हमारे संविधान में ही लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया में कौन सी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहां पर एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर मंत्री सही तरह काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन कहाँ होगा, आवाज कहाँ उठाई जाएगी, पार्लियामेंट में। ठीक, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। किस चीज के लिए, फॉर पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ओके, और पार्लियामेंट इस तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, किस पर, एग्जीक्यूटिव पर। किस किस तरह से, सबसे पहला तरीका कंट्रोल एक्सरसाइज करने का क्या है, वो है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर, जो क्वेश्चन आर होता है, जो क्वेश्चन आर होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक का होता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एक नहीं, कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि स्टार्ड क्वेश्चंस, जैसे कि अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन। ठीक है, मैं अपने पिछले एक सेशन में सब करवा चुका हूं, कहां पर उसी समय जवाब देना होता है, कहां बाद में जवाब देना होता है, कौन से क्वेश्चन में, किस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड है, किस में नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। मैं फिर भी एक झलक आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, स्टार्ड क्वेश्चंस।
ये देखिए स्टार्ड क्वेश्चन के आगे एस्टरिस्क मार्क लगा होता है। ये देखिए जो स्टार्ड क्वेश्चन आर में होता क्या है, क्वेश्चन आर में होता क्या है कि एक एस्टरिस्क मार्क लगा होता है। ठीक है जी, एस्टरिस्क मार्क लगा होता है यानी कि इट रिक्वायर्स ओरल आंसर। मगर अनस्टार्ड क्वेश्चन में कोई भी एस्टरिस्क मार्क नहीं लगा होता और हमें रिटर्न आंसर मिलता है अपने क्वेश्चन का। फिर ओरल आंसर है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। अनस्टार्ड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। ये दो सबसे बड़े फर्क हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? फिर एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। वैसे तो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 10 दिन मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ मैटर बहुत अर्जेंट है जहां पर सरकार को 10 दिन भी नहीं दिए जा सकते, तो स्पीकर की परमिशन से लेस देन 10 डेज टाइम में आंसर के लिए एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया? फिर गवर्नमेंट को लेस देन 10 डेज का टाइम दिया जाता है, ठीक है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ओरली देना होता है। आंसर कैसे देना होता है? ओरली। क्लियर? ओके फाइन। तो इस तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई तरीके हैं, जैसे जीरो आर के द्वारा भी कंट्रोल एक्सरसाइज होता है। इसका टाइम होता है कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आर के बाद जीरो आर आता है, मगर जीरो आर इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ठीक है जी, जिसमें पार्लियामेंट में मैटर्स रेज किए जाते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के, जबकि क्वेश्चन आर में 10 दिन का नोटिस मिलता है हर क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर 10 दिन बाद देना, 10 दिन में तैयारी करता है मिनिस्टर। सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में 10 दिन से कम टाइम मिलता है। और जीरो आर इमीडिएटली क्वेश्चन आर के बाद, यानी 11 से 12 क्या होता है? क्वेश्चन आर, और 12 बजे स्टार्ट हो जाता है जीरो आर। ओके, और कब तक चलेगा? until the agenda for the day is taken up। यानी उसकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ जीरो आर जो होती है वो अनस्पेसिफाइड होती है। क्लियर? और भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा पार्लियामेंट एग्जेक्टिव पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, जैसे कि मोशंस, एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशन। ठीक है, ये सभी मोशन के बारे में पहले अपने सेशन में करवा चुका हूं। कई प्रकार के सब्सट्रैक्टिव मोशन, सब्स्टिट्यूटिव मोशन, सब्सिडियरी मोशंस होते हैं, ठीक है, क्लोजर मोशन, ये सब कंट्रोल एक्सरसाइज करने का तरीका है। फिर अगर कोई मिनिस्टर अपने प्रिविलेजेस का दुरुपयोग कर रहा है तो आएगा कौन सा मोशन? प्रिविलेज मोशन। ठीक है जी। फिर किसी एक अर्जेंट मैटर के ऊपर सबका ध्यान लाने के लिए होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। फिर एडजर्नमेंट मोशन की जब तक ये नहीं होता तब तक हाउस का काम स्थगित कर दिया जाए, सभा स्थगित की जाए। ठीक है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली कोई बात आ जाए, ठीक है, तब ये आता है। कम से कम 50 मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे तब आएगा। क्यों? काम रुक जाएगा, ठीक है, और इंटरप्ट हो जाएगा नॉर्मल बिजनेस। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है। ये बेइज्जती वाली बात है सरकार के लिए, बिकॉज इट हैज एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है जी। इसलिए राज्यसभा में कभी ऐसा नहीं होता। राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू हैव एडजर्नमेंट मोशंस। ओके, और ये जो एडजर्नमेंट मोशन जो है, ये ऐसा नहीं है कि कभी भी आ जाएगा। इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि कभी भी एक से ज्यादा मैटर को एक मोशन नहीं लेके आना, ठीक है, और केवल एक पब्लिक इंपॉर्टेंस के डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट मैटर के ऊपर आना, ऐसी कई रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी है हमने इस पर। फिर नो सबसे बड़ा कंट्रोल, सबसे बड़ा पार्लियामेंट का कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव इनके द्वारा होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। क्यों? आर्टिकल 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में, यानी
वो तब तक ही राज करेंगे जब तक वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ लोकसभा। जैसी मेजॉरिटी गई, यानी कि सपोर्ट, जैसी मेजॉरिटी गई खत्म। इसको लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर के साइन होने चाहिए। और अगर ये जब इसकी बात उठती है तो अपने आप ही स्पीकर बोल देता है किसको, गवर्नमेंट को, कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए ऑपोजिशन वाले, इससे अच्छा आप खुद ही लेकर आओ कॉन्फिडेंस मोशन, प्रूव दैट यू स्टिल एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। ठीक है जी। तो इसलिए आजकल ये होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह पर क्या आता है, कॉन्फिडेंस मोशन आता है। फिर उसके बाद और भी कई तरीके हैं, जैसे मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स में अगर मोर देन 50% ऑफ लोकसभा ने अगर थैंक्स नहीं बोला, इट आल्सो अमाउंट्स टू सेंशर ऑफ लोकसभा। तब भी उसके बाद फिर प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। समझ में आया? तो मोशन ऑफ थैंक्स के द्वारा भी क्या होता है, कंट्रोल एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट एग्जेक्टिव पर। सेंशर मोशंस, ठीक है, रेप्रीमांड करना, ठीक है जी, ये सब वो तरीके हैं, ठीक है, जिसके द्वारा कंट्रोल एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट किस पर, एग्जीक्यूटिव पर। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, ये देखिए। ये मेथड्स आपके सामने एक बार फिर से रख रहा हूं मैं। ये देखिए, 0 आवर अभी समझाया मैंने, फिर आते हाफ एन आवर डिस्कशन, किसी एक मैटर के ऊपर आधा घंटा निकाल के डिस्कस करना, एडजर्नमेंट मोशन, देन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, अभी बताया मैंने आपको, मिनिस्टर का एक अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर ध्यान लेकर आना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंशर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ आता है कॉन्फिडेंस मोशन भी, एंड अदर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्कशंस। इन सब चीजों के द्वारा, ये टूल्स हैं जिनके द्वारा पार्लियामेंट एक्सरसाइज अ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। देन इट आल्सो सुपरवाइजेस, नजर रखती है पार्लियामेंट किस पर, एग्जीक्यूटिव पर। ठीक है, क्या उनकी एक्टिविटीज है, कैसे रखती है नजर, अपनी कमिटीज की मदद से। कैसी कैसी कमिटीज हैं, जैसे कि कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, सरकार के जो जगह दिलासा देना कि हाँ हम ये काम कर देंगे, आश्वासन ज्यादा अच्छा वर्ड है दिलासे की बजाय, आश्वासनों के ऊपर भी एक कमिटी है कि जो वादे सरकार कर रही है क्या वो सही है, लग रहा है पूरे होंगे, या सिर्फ सरकार भ्रमित कर रही है जनता को, वो है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। फिर है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। स्केलेटन फॉर्म में लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उसके सारे रूल्स को फाइनल शेप कौन देता है, एग्जीक्यूटिव, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, डीएम, एसडीएम, जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है। तो समझ में आया? तो जो पार्लियामेंट ने बनाया मेन लॉ, असली डिटेल्स उसकी किसने ऐड की है, ब्यूरोक्रेट्स ने। इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, पर रियलिटी में वही बनाते हैं। समझ में आया? फिर कमिटी ऑन पिटीशंस, सरकार पर केस हो गए पर फिर भी सरकार जो है अपनी आंखें बंद किए हुए है, तो कमिटी ऑन पिटीशंस देखेगी वो कौन से केस हैं जो सरकार ने किसी पर कर रखे हैं या फिर किसी ने सरकार पर कर रखे हैं, कोर्ट केसेस। समझ में आया? और सरकार कहाँ गलत है। तो इन सब चीजों के द्वारा हो क्या रहा है, सुपरविजन। ये देखिए वर्ड लिखा हुआ है, सुपरवाइज किया जा रहा है। किसका काम सुपरवाइज हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का। और आगे चलते हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, ठीक है, जवाब देना पड़ता है। और अगर बात करें तो इन पर्टिकुलर बात करें तो लोकसभा में जवाब देना होता है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं आता। ज्यादातर मोशन राज्यसभा में आ ही नहीं सकते, कहां आते, सिर्फ लोकसभा में। ठीक है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो there is individual responsibility, that is each minister is individually responsible for the efficient administration of the ministry under his charge। वैसे आपको बता दूं
पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अ मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, आंसर क्या लिखेंगे, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगर स्टेट लेवल पे है तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, अगर सेंट्रल लेवल का मंत्री है, मिनिस्टर है, तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। अब आ जाओ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, सेंटर में लोकसभा, स्टेट में विधानसभा, ठीक है जी। आर्टिकल 75 है ये, जो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस होते हैं। इट इज द शिप विच सिंक्स और सेल्स टुगेदर। चलिए आगे, और आगे चलते हैं। अब जो ये मंत्री होते हैं वो तब तक राज करते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं, till they enjoy the confidence of majority members in the Lok Sabha। और आगे चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड, मंत्रियों को हटाया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस बाय द लोकसभा बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी बता के हटाऊं मैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाकर सरकार गिराई जा सकती है, मंत्री हटाए जा सकते हैं। और द लोकसभा कैन आल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज। एक तो सबसे मेन तरीका तो यही हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और भी वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा लोकसभा शो कर सकती है कि अब हमें आप पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए आपको रिजाइन करना चाहिए। तो ये 5 मेन तरीके हैं। पहला तरीका, वोट ऑफ थैंक्स में साइन ही ना करो। वोट ऑफ थैंक्स में वोटिंग अभी बता के हटाऊं थोड़ी देर। हर बार जो पहला सेशन होता है साल का, ठीक है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर को साथ बिठाया जाता है और प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। और प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, फिर से बता रहा हूं, जो फर्स्ट सेशन होता है, आगे बोलूंगा मैं, एवरी ईयर, हर साल का, वो स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, वो होता है किससे स्टार्ट, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मेंबर साथ बैठते हैं, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट क्या बताता है, गत वर्ष में क्या हुआ, जो बीत गया उसमें हमने क्या किया, और आगे अब हमारी पॉलिसी क्या है नेक्स्ट, इसके बाद अगले साल 1 ईयर की। और फिर इसके ऊपर वोटिंग होती है। इस वोट को क्या कहते हैं, वोट ऑफ थैंक्स। इसे कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स। अगर वोट ऑफ थैंक्स में मिनिमम 50% ऑफ लोकसभा की वोट तो चाहिए, अगर वो नहीं आई, मिनिमम 50% ऑफ लोकसभा ने नहीं कहा, थैंक्स नहीं बोला, इट मींस सरकार जो है अब राज करने लायक नहीं। अब जो गवर्नमेंट है, इट हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। समझ में आया? तो ये हो गया पहला वोट ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट्स के इनॉग्रल क्यों, साल का पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन है ना, इसलिए से इनॉग्रल सेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल, अगर मनी बिल रिजेक्ट हो गया, और मनी बिल पर पास रिजेक्ट करना काम सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है, 2 काम, 14 दिनों तक डिले कर सकती है मनी बिल को, या फिर सिर्फ एडवाइस कर सकती है, सलाह दे सकती है लोकसभा को ऐसे करो। फिर अगर सेंशर मोशन पास कर दिया जाए, रेप्रीमांड, सेंशर का मतलब रेप्रीमांड, यानी कहना कि आप गलत हैं। फिर एडजर्नमेंट मोशन, काम रोक देना। फिर डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, एक वाइटल इशू पर सरकार को हरा देना। या कट मोशन, जितने पैसे सरकार मांग रही है उससे कम पैसे सरकार को देना। समझ में आया? फिर अब ये लाइन $1 मिलियन लाइन है, इसमें सारा क्रक्स आ गया। इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया सब समझ में आ जाएगा। समझिए, द फर्स्ट फंक्शन of parliament can be said to be to select the group which is to form the government। पहला काम तो ये है पार्लियामेंट का, उस ग्रुप को ढूंढना, तलाश करना, सिलेक्ट करना जिसको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। क्यों?
कई मेंबर्स लोकसभा के सामने आ गए जो इलेक्शन जीत के आए हैं। अब इसमें से कोएलिशन देखना पड़ेगा, किसका कोएलिशन बिगेस्ट है, सबसे बड़ा कोएलिशन, और वो भी वो वाला कोएलिशन जो मिनिमम 50% ऑफ लोकसभा से थोड़ा सा चाहे एक ही वोट एक्स्ट्रा हो, उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। ठीक है जी। फिर दूसरा काम जो पार्लियामेंट करते हुए करती है, सपोर्ट एंड सस्टेन इट। अब जिसको चुन लिया उसको हेल्प करना ताकि वो 5 साल काम कर सके, या फिर जब तक वो कॉन्फ्रेंस एंजॉय कर रहा है लोकसभा में तब तक वो कानून बनाए, काम करे। और दूसरा, जिस दिन समर्थन खत्म हो गया एक्सपेल कर दो उन्हें। ठीक है, expel it when it ceases to do so and leave it to people to decide at the next election, और फिर इलेक्शन पे छोड़ दो, अगली बार इलेक्शन हुई नई लोकसभा बनेगी। ठीक है जी, ये था एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं अगला टॉपिक भी अभी करवा रहा हूं आपको, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पहले मैं पूछना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन